क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन तो क्या था हमने बताइए। डाइलेक्ट्रिक का पैरेलल कॉम्बिनेशन करा था। डाइलेक्ट्रिक का सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन करा था और उस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन कर लिया है। नहीं उस पे सर, बेस्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बनाया था, वो किया नहीं था, सिर्फ डायग्राम बनाया था इसका। सर मैं डाउट पूछ रही थी। हाँ पूछिए। यस सर। सर जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने 3 इक्वल चार्जेस रखे हैं और हमें सेंट्रॉइड पे फोर्स नेट निकालना। तो सर वो 0 आ रहा है, सेंट्रॉइड तो पे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ सेंट्रॉइड ये पे फोर्स 0 आएगा। सर कैसे, एक बार बता देंगे? देखो अगर हमने कोई ट्रायंगुलर ये ऐसे ले लिया अरेंजमेंट जिस पे सर हमें फोर्स तो चार्जेस मैंने रखे, निकाली, लेकिन उसको हम ऐड करके 0, मतलब वो नहीं समझ आ रहा मुझे। बताता हूँ। आप जब ऐसे करेंगे तो अब देखिए इस पे जब आप इसके सेंट्रॉइड पे फोर्स लिखेंगे तो एक फोर्स ऐसे आ रहा होगा, Yes, ठीक है, या sir. नीचे जा रहा होगा, जैसे भी जा रहा होगा। तो एक फोर्स डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द चार्ट, अगर मान लीजिए सर कि एक सारे फोर्स पॉजिटिव आपका क्यों हैं तीनों पर? इसका ऐसे है, इस वाले का ऐसे आएगा और इस वाले का ऐसे आएगा, एंड ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल, ऑल ऑफ दीज फोर्सेस आर इक्वल, है ना, ये सारे फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और इस तरह से डायरेक्शन वाइज इस तरह से है। तो जब आप तीन वेक्टर को ऐड करते हैं तो व्हाट डू यू एक्चुअली डू इज कि आप ये किसी भी दो वेक्टर का सम ले लीजिए और उसको आप तीसरे के साथ ऐड कर दीजिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का ये है सर, द सेकेंड वे ऑफ डीलिंग विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इज दैट कि आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए, रिजॉल्व करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये आपका एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, एंड देन वी हैव अ थर्ड फोर्स। तो किसी भी दो फोर्स के बीच का जो टोटल एंगल होगा दैट वुड बी इक्वल टू 120 डिग्री। किसी भी दो फोर्स के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, है ना। 120 क्यों? क्योंकि ये सेंट्रॉइड के अबाउट अगर टोटल एंगल देखेंगे आप तो दैट वुड बी 360 डिग्री। तो किसी भी दो के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये 120 है, यहाँ से अगर आप y ले लेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। कंपोनेंट लेना आपको शायद आता होगा कि जिसके साथ एंगल बनता है उस पे कंपोनेंट यस इज सर, कॉस और जिसके साथ नहीं बनता उस पे थीटा, साइन, कॉस थीटा, यस है सर। ना। तो f cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये f/2। फिर उसी तरह से यहाँ पर f cos 60 तो दैट विल बी इक्वल टू f/2। दोनों का अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप लिखेंगे f sin 60 तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू √3 f/2, दिस विल आल्सो बिकम इक्वल टू √3 f/2, ठीक है। और ये वाला जो नीचे फोर्स है दैट इज इक्वल टू f, ये वाला फोर्स। अब देखो ये f/2 एंड f/2 आर इन द सेम डायरेक्शन, तो दे विल ऐड अप टू बिकम f। ये वाला f इज देयर, तो f एंड f विल कैंसिल आउट, एंड f और f कैंसिल हो गया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो नेट क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरह से √3 f/2 विल कैंसिल आउट, तो नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द टॉपिक के लास्ट क्लास में जैसा कि आप लोग बता रहे हो मुझे कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर से वहीं से याद दिला देता हूं, क्योंकि मुझे अभी भी आप लोग एक कॉन्क्रीट आइडिया नहीं दे रहे हो कि कहाँ तक हमने डिस्कशन किया था। तो मैं आपको फिर से वहां से स्टार्ट करता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये आपका एक कैपेसिटर का प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट भी वैसे ही बना होगा, जाहिर है। ये दो कैपेसिटर के प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट के बीच में हमने डायलेक्ट्रिक प्लेस करना शुरू कर दिया। वी हैव स्टार्टेड प्लेसिंग द डायलेक्ट्रिक, एंड इंस्टेड ऑफ वन डायलेक्ट्रिक विल बी प्लेसिंग मोर देन वन डायलेक्ट्रिक। एक से ज्यादा डायलेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे, ठीक है, और वो रीजन क्या होता है वो सब मैं बता चुका हूँ। है तो अगर मान लीजिए कि एक डायलेक्ट्रिक हमने यहाँ पर प्लेस किया, दिस इज योर फर्स्ट डायलेक्ट्रिक दैट यू हैव प्लेस्ड। ये आपने एक डायलेक्ट्रिक यहाँ पर रखा, ये एक डायलेक्ट्रिक आपने रखा, ये एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, ठीक है, ये एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ है। उसी तरह से आप दूसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करोगे यहाँ पर, फिर इसी तरह से तीसरा डायलेक्ट्रिक स्लैब एंड सो ऑन। इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, इस डायलेक्ट्रिक का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K1 है, इसका मान लीजिए K2 है, इसका मान लीजिए K3 एंड सो ऑन। इस तरह से कई सारे आपको स्लैब्स प्लेस्ड हैं जो आपके दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में रखे हुए हैं, एंड देयर आर सो मेनी स्लैब्स प्लेस्ड इन बिटवीन। तो इस केस में हम कहेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, बच्चों मेरे प्यारे, कैसा कॉम्बिनेशन है ये? This combination will be considered as parallel combination. And why will it be called as parallel combination? क्योंकि देखो अगर आप इसको कहीं से भी कट करो, अगर मान लो कि आपने यहां से डायरेक्ट ऐसा ये वाला पोर्शन आपने यहां से काट के हटा दिया,
तो क्या होगा, अगर ये पोर्शन आप काट के हटाओगे तो ये जो कंडक्टिंग प्लेट का ये पोर्शन है यहाँ रहेगा, और ये दूसरा पोर्शन यहाँ, ठीक है, और इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो दिस विल फॉर्म वन कैपेसिटर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से काट के हटा दूं तो इट विल ऑल्सो फॉर्म अनदर कैपेसिटर। तो इस केस में ईच ऑफ दीज आर फॉर्मिंग वन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। हर कोई अपने आप में एक एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, ये तो एक एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। बट सर पैरेलल कैसे हुआ? तो पैरेलल इसलिए है ये क्योंकि ये एक C1, ये C2, ये सारे के सारे पैरेलल इसलिए कहलाएंगे क्योंकि सबका पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है और सबका निगेटिव एक साथ कनेक्टेड है। देखो सबका पॉजिटिव ऊपर ही है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सारे कैपेसिटर जो बन रहे हैं वो सेम दो प्लेट के बीच में बन रहे हैं, सारे कैपेसिटर सेम दो प्लेट के बीच में बन रहे हैं, सारे कैपेसिटर सेम दो प्लेट के बीच में बन रहे हैं, जिसमें से ऊपर वाला प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, नीचे वाला प्लेट निगेटिवली चार्ज है। और आपको याद होगा कि किसी भी कंडक्टर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर के ऊपर अगर ये वाला पोटेंशियल अगर मैं V मान लूं और इस वाले पोटेंशियल को V डैश मान लूं, तो हर कैपेसिटर इज फॉर्मिंग बिटवीन द टू पोटेंशियल्स V एंड V डैश। और जब पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच सबके अक्रॉस सेम होता है तो हम उसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। और इस केस में वी आर हैविंग मोर देन वन कैपेसिटर एंड ऑल ऑफ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड पैरेलली। तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट आएगा, दैट C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू C1 प्लस ऑफ C2 एंड सो ऑन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही होता है। सर ये कराया था, आप बताओ, ये याद आया, ये कराया था हमने Yes, लास्ट sir. क्लास में या नहीं? ठीक है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दो तरह की कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताए, वन इज कॉल्ड सीरीज। सीरीज भी याद दिला देता हूँ साथ साथ, फिर उस पर एक दो क्वेश्चन करके आगे बात करते हैं। सीरीज को अगर हम याद करें तो सीरीज के केस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे डायलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं। मतलब इस बात को समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि इफ दिस इज द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड द डायलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड पैरेलल टू द कैपेसिटर, अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल टू द कैपेसिटर प्लेस किया जा रहा है तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर प्लेट ऐसे है और डायलेक्ट्रिक ऐसे प्लेस किया जा रहा है ऐसे, सच दैट कैसा इमेजिन करूं कि डायलेक्ट्रिक इज परपेंडिकुलर टू द प्लेट, तो उस केस में हम इस कॉम्बिनेशन को कैसा कॉम्बिनेशन कहेंगे, दिस कॉम्बिनेशन विल बी कंसीडर्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस केस में इस कंडीशन में आप दो फॉर्मूला लगा सकते हो C इक्विवेलेंट के लिए। एक फॉर्मूला तो ये था एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस ऑफ T2 बाय K2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक फॉर्मूला तो ये था, दिस वाज वन ऑफ द फॉर्मूला। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या था, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो इसी का दूसरा फॉर्मूला ये भी था कि सर आप सबको एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लीजिए, ये K1 डायलेक्ट्रिक वाला, ये K2 वाला एंड सो ऑन, सबको एक एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर लीजिए और उसका आप इक्विवेलेंट ले लीजिए, जैसा कि आप सीरीज में फॉर्मूला यूज करते हैं उससे, तो आपको इससे रिजल्ट पता चल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डायलेक्ट्रिक या डायलेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इफ देयर इज मोर देन वन डायलेक्ट्रिक। अब इस पे बेस्ड दो तीन क्वेश्चन करो जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर ये मान लीजिए कैपेसिटर है और आप इमेजिन करिए, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हैं, कि एक डायलेक्ट्रिक के और दूसरा डायलेक्ट्रिक 2 के, ये दो स्लैब्स प्लेस्ड हैं, एक के और एक 2 के, ये आपका D/2 है, इसकी थिकनेस इज D/2 एंड द होल सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज D। ठीक है, प्लेट एरिया इज A। आपको बताना व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट, बताइए। जल्दी बताइए, आप कर सकते हैं। यू हैव टू ऑफ द मेथड बाय व्हिच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अच्छा, पहली बात, ये कैसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, इज इट सीरीज और पैरेलल? सीरीज सर। Sir, series combination. वेरी गुड, तो ऑफ कोर्स इट्स अ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यू हैव टू फॉर्मूलाज बाय व्हिच यू कैन डील विद द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब उन दोनों में से कोई सा भी लगा के आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइए, हरी अप। एंड यस, आई एक्सपेक्ट एवरीवन आंसर फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू, तो प्लीज करके बताओ।
यस सर, आंसर आंसर बताइए। So 4k epsilon naught a by 3d. हाँ, देख लेता हूं मैं। चलो आप लोगों ने मतलब अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो लेट मी सॉल्व एंड देन विल मैच आंसर्स। सर सबसे पहली बात यह है कि दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, विच एवर मेथड यू इट सूट्स यू। इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन यू कैन अप्लाई दैट। सर अगर मैं इन दोनों को एज अ कैपेसिटर ट्रीट कर लूं, मतलब इसको एक कैपेसिटर की तरह मैं ट्रीट कर सकता हूं और इसको भी एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट कर सकता हूं। इसका मतलब है कि एक्चुअली में दे आर नॉट कैपेसिटर्स इंडिविजुअली, बट मैथमेटिकली वी कैन ट्रीट देम एज इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद आए तो। ठीक है, तो सर अगर मैं इसको कैपेसिटर्स की तरह ट्रीट कर लूं तो C1 को मैं लिख सकता हूं K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय द सेपरेशन इज D by 2, और C2 को मैं लिख सकता हूं 2K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D by 2। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ K एप्सिलॉन नॉट A by D, और इसको हम लिख सकते हैं सर 4 टाइम्स ऑफ K एप्सिलॉन नॉट A by D। से यस और नो, Yes, इज sir. इट Yes, क्लियर? sir. क्योंकि देखो इसको आप अलग कर लो और आप इमेजिन कर लो कि ये पूरा एक कैपेसिटर है विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। दूसरे वाले को अलग कर लो, इसको भी आप एज अ कैपेसिटर डील कर लो, assuming that the whole of this space is filled with a dielectric constant of 2k। ठीक है, तो अब ये दोनों सीरीज में है। अब सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? इफ यू हैव टू कैपेसिटर यू कैन सिंपली राइट इन सीरीज C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। अगर कोई चाहे तो लिख सकता है 1/C1 plus 1/C2 is equal 1/C1 plus 1/C2 is equal to 1/C equivalent। ये आप डायरेक्टली लिख लीजिए, C equivalent is equal to C1 into C2 divided by C1 plus C2। तो C equivalent की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 2k epsilon naught A by D multiplied by 4k epsilon naught A by D divided by 2k epsilon naught A by D plus of 4k epsilon naught A by D। ऐसे लिख सकते हैं आप। अब जब आप ये ऐसे लिख लेंगे तो k epsilon naught A by D, k epsilon naught A by D, k epsilon naught A by D cancels out, कॉमन ले लीजिए तो ऊपर वाले कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 8k epsilon naught A by D, ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा 4 plus of 2 is equal to 6। इसका मतलब हो गया 8k epsilon naught A divided by 6D। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? दिस आंसर ऑफ टू दिस प्रॉब्लम वुड बी 4 by 3 k epsilon naught A by D। Did you understand? How many of Yes, you sir. have got this answer? सर मेरा आया किसका? था। वेरी गुड। और बाकी जवेरिया आपका आंसर ये नहीं आया, अनुष्का आपका ये नहीं आया, दिव्यांशी तो आप साइलेंट मोड में ही है। फिर इंसिया एंड टिशा, इज एवरीवन कन्विंस्ड विद द सॉल्यूशन? सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन पे आते हैं, फिर दो और क्वेश्चन हम करेंगे। एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लो, फिर उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हो। ठीक है, चलिए पहले एक और सिंपल क्वेश्चन करके बता दो। सर ये मान लीजिए कि ये फिर से 2k और ये वाला k, these are two dielectric slabs placed like this। ये दो डायलेक्ट्रिक स्लैब रखे गए हैं। सरफेस एरिया occupied by both of the individual slab is A/2। मतलब क्या है इसका? मतलब अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि ये वाला जो डायलेक्ट्रिक है इट इज ऑक्यूपाइंग हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस प्लेट, ये हाफ ऑफ द एरिया, दूसरा वाला इज ऑक्यूपाइंग अनदर हाफ ऑफ द एरिया, और सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज D। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ C इक्विवेलेंट। करिए। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज दिस, सीरीज और पैरेलल? Sir, parallel. Parallel, sir. Very good। So apply the formula and tell me the answer for this। Hurry up।
So 3k epsilon naught A by 2D. चलो देख लेते हैं सर, सिंपल सा ये तो C इक्विवेलेंट लिखना है, तो इसके कैपेसिटेंस को C1 कह दीजिए, इसके कैपेसिटेंस को C2 कह दीजिए, और यहाँ पर तो एक्चुअली में देयर आर टू कैपेसिटर्स, ठीक है। वन इज हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k एंड अदर वन इज हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k। तो पहले वाले का अगर कैपेसिटेंस Yes, sir, लिखेंगे तो यही आ कितना रहा है। लिखेंगे आप? ठीक है, देख लेते हैं। 2k एप्सिलॉन नॉट, इसकी एरिया विल बी a by 2 डिवाइड बाय d, जिसको आप लिख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यू कैन राइट इट एज k एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d। सर दूसरा वाला आप लिख सकते हैं C2 विल बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, अगेन a by 2 डिवाइडेड बाय d, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट a by A 2 by d। 2D। और सिंपल सा इसका रिजल्ट है कि C इक्विवेलेंट अगर हमें लिखना है तो C1 प्लस ऑफ C2 हो जाएगा, दोनों को ऐड करिए आप, तो दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3k एप्सिलॉन नॉट a by 2d। ये आंसर आ गया है, Yes, sir। ठीक है, वेरी गुड। अनुष्का, एनसीआर, टीशा, आप लोगों का ये आंसर आया है? Yes, sir। Yes sir. ठीक है, वेरी गुड। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ और पैरामीटर्स पे बात करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखिए सर, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपसे बोला कि ये आपका डाइलेक्ट्रिक इसमें भी हमने इंसर्ट किया, बट दिस टाइम द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड दिस वे। ये इधर आपका एक डाइलेक्ट्रिक है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k, द अनदर डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2k इज हियर, एंड द थर्ड डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3k इज हियर। मतलब इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इस तरह से इंसर्ट हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ है? इसमें सीरीज है, वी आर हैविंग ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, और पैरेलल, और बोथ। सर K और 2 के सीरीज में होंगे और फिर हम उसका निकाल के 3K के बिल्कुल साथ सही, वेरी पैरेलल गुड। में तो कर देंगे। बहुत बढ़िया सर, तो आपको पता है, कर दीजिए। C इक्विवेलेंट निकाल दीजिए जल्दी से। So 2k epsilon naught A by D. अच्छा, चलो करके देख लेते हैं सर। इसमें फिर से हम ये मान लें कि लेटेस्ट से हम कुछ कुछ कैपेसिटेंसेस मान लेते हैं।
सर इसको हम मान लें कि लेट दैट कैपेसिटेंस बी C1, इसका कैपेसिटेंस इज C2 एंड द थर्ड कैपेसिटेंस इज C3। ये ऐसा अगर हम अस्यूम कर लें तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, C1 की वैल्यू वी विल राइट इट एज K मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D by 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम इक्वल टू K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की वैल्यू क्या होगी, C2 की 2 वैल्यू के होगी 2 एप्सिलॉन K नॉट एप्सिलॉन A by नॉट D। A by 2 अपॉन D by 2। ठीक है, तो 2 से 2 फिर से कैंसिल, तो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 K एप्सिलॉन नॉट A by D। अब द थर्ड वन इज व्हाट, ये C1 और C2 क्या है, तो C1 और C2 आर इन सीरीज, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू C1 into C2 डिवाइड बाय C1 प्लस ऑफ C2। ठीक है, अब इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट A by D मल्टीप्लाइड बाय 2 K एप्सिलॉन नॉट A by D डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन नॉट A by D प्लस ऑफ 2 K एप्सिलॉन नॉट A by D। सॉल्व कर लीजिए तो K एप्सिलॉन नॉट A by D, K एप्सिलॉन नॉट A by D, K एप्सिलॉन नॉट A by D कैंसिल हो गया, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 K एप्सिलॉन नॉट A by D डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया सर हमारा C इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू ऑन द लेफ्ट साइड, जो दो सीरीज में है उसका। अब ये इसके साथ पैरेलल में होगा, तो C इक्विवेलेंट डैश वुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय 3D प्लस ऑफ कितना, तो प्लस ऑफ 3K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A by 2 एप्सिलॉन नॉट A by 2 डिवाइडेड बाय D। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है और इसके डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम वुड बी इक्वल टू 6D, तो इसका मतलब हो गया ये 4K एप्सिलॉन नॉट A प्लस ऑफ ये इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये हो जाएगा 9K एप्सिलॉन नॉट A। तो ये कितना हो जाएगा, दिस C इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू 13K एप्सिलॉन नॉट A by 6D। मेरे हिसाब से ये आंसर आ रहा है, प्लीज देख लीजिए आप सिंपलीफिकेशन, एक बार Yes, सिंपलीफिकेशन को अच्छे से देख लीजिए। यस यही आ रहा है यही आ रहा है। यही आ रहा है, So- बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड। तो नाउ यू नो हाउ टू डील विद द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे डील करेंगे ये अब आपको पता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, जिनसे नहीं हुआ है वो लोग नोट करिए। तो इसके आखिरी सेगमेंट पे चलते हैं हम, इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट पर। सबने Done, नोट sir. कर लिया, कैन आई इरेज? ओके, अब Yes, देखो sir. इसके आखिरी कुछ चीजों पे बात कर लेते हैं, आखिरी सेगमेंट इसका। सर सबसे पहला पॉइंट इसमें देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब हम इंसर्ट करते हैं तो वी इंसर्ट द स्लैब इन 2 वेज। एक तो तरीका ये है कि वी कीप बैटरी कनेक्टेड एंड देन इंसर्ट द स्लैब, or we disconnect the battery and then insert the slab. There are 2 ways in which you can insert the dielectric slab, by keeping the battery connected or by disconnecting the battery. अब इन दोनों सिचुएशन में कुछ पैरामीटर्स हैं जो कैपेसिटर के दैट चेंजेस ऑन द इंसर्शन ऑफ द स्लैब। हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस तो इंक्रीज होगा, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट। कि आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, चाहे वो सेल कनेक्टेड रहे कैपेसिटर के साथ एंड देन यू इंसर्ट द स्लैब, या सेल को डिस्कनेक्ट करो उसके बाद के डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करो, दोनों सिचुएशन में, इन बोथ ऑफ द सिचुएशन, वन इज थिंग इज कॉमन इन बोथ द सिचुएशन, दैट इज द कैपेसिटेंस विल राइज और द कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट। बट बाकी पैरामीटर्स पे क्या फर्क पड़ेगा वो हम ऑब्जर्व करते हैं। तो 2 केसेस हैं। पहला केस लिखिए, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, insertion of dielectric slab keeping battery connected, insertion of dielectric slab keeping battery connected, insertion of dielectric slab keeping battery connected। मतलब ये आपका कैपेसिटर है, इसको हमने एक सेल के साथ कनेक्ट कर रखा हुआ है and the cell is on when we are inserting the slab between the plates of capacitor। ठीक है, मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक हम इंसर्ट कर रहे हैं and the cell is still connected while we are inserting the slab, while we are inserting the slab cell is connected, cell अभी भी connected है जब हम इसमें slab insert कर रहे हैं। slab का जो dielectric constant है that is K, dielectric constant for the slab is K, और हम इसको insert कर रहे हैं। अब क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे फर्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है, इस पहले कंडीशन को समझते हैं। पहला पॉइंट, when you have kept the battery connected or cell connected, तो उस केस में हमेशा इस बात को याद रखो कि इन दैट केस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल नॉट चेंज। नहीं समझ आई बात?
बेटे अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कैपेसिटर है और इसका क्रॉस 10 वोल्ट का सेल लगा रखा है मैंने, तो ये सेल का काम क्या होता है? सेल मेंटेन्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर और अक्रॉस द रेजिस्टर। सेल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। टेल मी यस और नो? यस सर। सेल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखता है। तो अगर आपने सेल लगा रखा है तो सेल विल कीप द पोटेंशियल डिफरेंस सेम, राइट? तो इसका मतलब है कि कैपेसिटर के अक्रॉस बिफोर एंड आफ्टर अगर आप लिखेंगे ना, तो V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल विल रिमेन एज V। मतलब देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द वोल्टेज of the capacitor when you insert the dielectric slab by keeping the battery connected or cell connected। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर dV by dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि एज द पोटेंशियल डज नॉट चेंज while inserting the slab, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो नॉट चेंज, इनिशियल फील्ड विल बी इक्वल टू फाइनल फील्ड एंड बोथ विल बी इक्वल टू E। डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ना तो आपका पोटेंशियल चेंज होगा और ना ही आपका क्या चेंज होगा, ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। ना तो पोटेंशियल चेंज होगा और ना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा सर? व्हाट विल चेंज अल्टीमेटली? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये दोनों चेंज नहीं होंगे। व्हाट विल चेंज इज द चार्ज। देखो इनिशियल चार्ज अगर मान लेते हैं कि इनिशियल चार्ज इज इक्वल टू क्यू है, तो फाइनल चार्ज इज ऑब्जर्व टू बी इक्वल टू k टाइम्स ऑफ क्यू। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। मतलब जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं बाय कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, तो neither the potential nor the electric field changes, only the charge changes। Charge becomes k times of initial value of charge, so charge becomes k times of initial value of charge, so initial charge is q, so final charge will become equal to kq। next point, fourth point, capacitance। capacitance आपको मालूम है सर, capacitance क्या होता है? तो capacitance is charge divided by the potential। तो इनिशियल कैपेसिटेंस अगर आप लिखोगे तो इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल, और फाइनल कैपेसिटेंस अगर आप लिखोगे तो फाइनल चार्ज इज के क्यू बाय। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? फाइनल कैपेसिटेंस इज के टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। इसका मतलब अल्टीमेटली हमारा कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ, और कितना टाइम्स? वही के टाइम्स। के टाइम्स डायरेक्टली क्यों लिखा है सर आपने? बिकॉज मैंने ये अज्यूम करा है कि जो डी है ना, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू थिकनेस। मतलब एक वही केस हमने डायरेक्टली कंसीडर किया है जिसमें पूरा पोर्शन बिटवीन द प्लेट इज बीइंग फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। पॉइंट नंबर 5, एनर्जी की बात करते हैं। तो इनिशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो दैट वुड बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इनटू CV स्क्वायर। फाइनल अगर हम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर लिखें तो हाफ C which is the capacitance। capacitance को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? फिर से हम ये कहेंगे K times of C multiplied by V square remains as V square। तो फाइनल की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? K times of half into C into V square। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द रिलेशन। ठीक है, तो दीज आर द पैरामीटर्स अफेक्टेड। मतलब क्या क्या पैरामीटर है? पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर या वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर विल नॉट बी अफेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी अफेक्टेड, बट द चार्ज विल बिकम k टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। इसी चार्ज के k टाइम्स होने के कारण, ड्यू टू द इंक्रीज इन द चार्ज, द कैपेसिटेंस आल्सो इंक्रीजेस k टाइम्स, और एनर्जी भी k टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। डन? डन सर। वेरी गुड। नेक्स्ट केस लिख लीजिए, इंसर्शन ऑफ स्लैब विदाउट सेल कनेक्टेड। इंसर्शन ऑफ स्लैब विदाउट सेल कनेक्टेड। इंसर्शन ऑफ स्लैब, अब फिर से आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो, बट दिस टाइम वी विल नॉट
keep the cell or battery connected, we will remove the cell or battery and then we'll insert the slab. और इस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या क्या पैरामीटर्स है जो चेंज हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ आमना कि अगर मुझे कैपेसिटर को चार्ज करना है तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए मुझे सेल चाहिए होता है या नहीं होता? Do we need a cell to charge a capacitor or not? Yes, sir. Can you tell me a fact कि cell करता क्या है? Does cell provides the charge or it just make the charge to go from one plate to another plate? Sir, What does सिर्फ the चार्ज cell को मूव do? करवाता है from one सिर्फ plate चार्ज to को मूव another कराता plate. है एक from one plate to another plate. Very good. Yes, sir. इसका मतलब लास्ट वाले केस में we had cell connected, that is why the charge moved from one plate to another plate, है ना? आसानी से चार्ज आपका मूव Yes, कर गया, sir. इसीलिए चार्ज चेंज्ड। और चार्ज आपका इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज की वैल्यू जब आपने देखा तो इनिशियल चार्ज का k टाइम्स हो गया फाइनल चार्ज। बट यहाँ पर सेल कनेक्टेड नहीं है, तो एक बात तो ऑब्वियस है सर, एक बात तो बहुत आसानी से हमें समझ में आ जानी चाहिए कि बिकॉज देयर इज नो सेल कनेक्टेड, तो एक बात तो ऑब्वियस हो गई कि सर यहाँ पर चार्ज तो नहीं फ्लो कर सकता, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दो मत करो, चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे नहीं जाएगा, बिकॉज सेल नहीं है तो चार्ज को कोई ले जाने का काम नहीं कर सकता। देयर इज नो सोर्स टू मेक द चार्ज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, इसलिए चार्ज तो यहाँ चेंज नहीं होगा। बट और क्या फैक्टर्स चेंज होंगे, चलो देखते हैं। पहला पॉइंट, अगर इनिशियल वोल्टेज V है तो जैसे ही आप इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे फाइनल वोल्टेज अब मेंटेन नहीं रहेगा, बिकॉज एज देयर इज नो सेल तो नो वन इज देयर टू मेंटेन द वोल्टेज। सेल वोल्टेज को मेंटेन रखता है, बट यहाँ पर सेल नहीं है तो वोल्टेज मेंटेन नहीं रहेगा, तो फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई K हो जाएगा। पॉइंट नंबर दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए कि E है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E फाइनल विल बी इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो रिड्यूसेस K टाइम्स। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, चार्ज के केस में क्या होगा, चार्ज विल रिमेन सेम, Q इनिशियल विल बी इक्वल टू Q, Q फाइनल विल आल्सो बी इक्वल टू Q। चौथा पॉइंट, कैपेसिटेंस की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल कैपेसिटेंस हम लिखेंगे यहाँ पर इनिशियल चार्ज डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ इनिशियल वोल्टेज, फाइनल कैपेसिटेंस हम लिखेंगे फाइनल चार्ज, और फाइनल चार्ज इज स्टिल V डिवाइडेड बाय कितना, तो डिवाइडेड बाय फाइनल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज इज V बाय K। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि कैपेसिटेंस फाइनल विल बी रिटन एज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय K multiplied by Q by V। इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल कैपेसिटेंस स्टिल बिकम्स K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस। इसका मतलब अभी भी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया या नहीं? Yes, sir. मतलब ये है कि आप चाहे बैटरी कनेक्टेड रखिए या बैटरी डिस्कनेक्टेड रखिए, इन बोथ ऑफ द सिचुएशन अल्टीमेटली योर कैपेसिटेंस विल राइज। हाँ, कैपेसिटेंस के राइज होने का जो कॉज है वो हर केस में अलग होगा, मतलब पहले वाले केस में capacitance increased due to the increase in the charge or due to the change in the charge। यहाँ पर capacitance increase हो रहा है due to the decrease in the potential, ये potential के decrease होने के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। Fifth point is about the energy, let us find that। तो potential energy half into C into V square, final वाली अगर आप लिखेंगे तो half into K into C into V square will be written as equal to V by K, क्योंकि final potential becomes V by K, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ या हाफ K टाइम्स ऑफ C इंटू V स्क्वायर बाई K स्क्वायर, तो एक K से एक K कैंसिल हो जाएगा, तो U फाइनल की वैल्यू क्या लिखोगे आप, हाफ CV स्क्वायर डिवाइडेड बाई K लिख सकते हो। इसका मतलब U फाइनल इज नथिंग बट U इनिशियल डिवाइडेड बाई K। इसका मतलब एनर्जी के साथ क्या हुआ, यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो गई, कितना टाइम्स कम हो गई, तो एनर्जी बिकम्स 1 by K टाइम्स ऑफ दैट ऑफ द इनिशियल एनर्जी। Energy becomes 1 by K times of that of initial energy। Is it clear? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये दो केसेस हैं कि either you can insert the slab by keeping the battery connected or you can insert the slab by disconnecting the battery। ठीक है, तो अगर आपने बैटरी को कनेक्टेड रखा हुआ है तो उस केस में क्या कंडीशन होगी वो बता चुका हूँ, डिस्कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा वो भी आपको बता चुका हूँ, है ना। अब इस पैरामीटर्स पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कब आपके कौन से पैरामीटर्स पे क्या चेंज आएगा। Done, व्हेन sir. बैटरीज के, ठीक है, व्हेन बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड तो क्या होगा, और इफ इट इज नॉट कनेक्टेड तो क्या होगा। जैसे एक क्वेश्चन है सर, देख लेते हैं सर। ये क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया एंड आई हैव दैट क्वेश्चन विथ मी राइट नाउ। सीबीएसई में जो मैं देख पा रहा हूँ ये 3 बार पूछा गया है, 2004, 2009 एंड 2016। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन ये, क्वेश्चन सुनिएगा, ये एक कैपेसिटर है,
और ये दूसरा कैपेसिटर है, क्वेश्चन में बोला कि ये प्लस या माइनस, मतलब ये 15 वोल्ट का सोर्स है, मतलब ये सेल कह सकते हो आप, इट इज ऑफ 15 वोल्ट। आपसे क्वेश्चन में कहता है कि टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स x and y have the same area of the plates and same separation between them. X has air between the plates while y contains a dielectric medium of dielectric constant k of dielectric constant 4. इसमें dielectric fill है, dielectric constant उसका 4 है, और इसमें एयर है, इसमें डायलेक्ट्रिक नहीं है, इसमें एयर है, और एयर तो आप जानते ही हो कि के की वैल्यू एयर के लिए 1 होती है, ठीक है, वो ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको आइडिया रहे, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होती है। आपसे दो बातें पूछा गया इसमें, एक तो पूछा गया कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नहीं, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड। पहला पॉइंट आपसे पूछा गया कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 माइक्रोफैराड है, ये कैपेसिटर एक्स है, ये कैपेसिटर वाई है, तो आपको पूछा गया फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ एक्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ वाई। पहला पार्ट तो ये क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, कैलकुलेट Vx and Vy, that is the potential difference across the capacitor X and the capacitor Y. And the third point which is being asked is what is the ratio of electrostatic energy stored in X upon energy stored in Y is equal to what? ये तीन पार्ट्स पूछे गए हैं आपको इस क्वेश्चन में, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन थ्राइस इन योर सीबीएसई। तो ये तीन पार्ट है, ये तीन पार्ट को अपने को सॉल्व करना है। तो पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करके बता दीजिएगा। अब सुनिए, इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दे रखा है। एक बात तो बहुत ऑब्वियस है सर, यहाँ पर एक बात तो बहुत ऑब्वियस है। बेटा मुझे एक बात बताओ, दोनों में आपसे बोला कि दे आर आइडेंटिकल, ओनली द डिफरेंस इज दैट ज्योमेट्रिकली दे आर आइडेंटिकल, ओनली द डिफरेंस इज दैट कि वन कैपेसिटर हैज एयर and the another capacitor has a dielectric slab of dielectric constant k, और k की वैल्यू कितनी है? तो the value of k is 4। ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ, it is mentioned already in the question। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं किसी भी कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूं जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एयर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कैपेसिटेंस ऑफ x is c, then capacitance of the capacitor y would be equal to 4 times of c। ये तो कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई एयर का 4 मतलब k टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर हो जाता है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ द स्लैब, और चाहे कंडीशन कोई सी भी हो, दिस इज द केस, है ना। तो इसमें आपसे कहता है कि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, जो आपको दिखाई दे रहा है, तो cx मल्टीप्लाइड बाय cy डिवाइडेड बाय cx प्लस ऑफ cy, दिस इज इक्वल टू कितना? तो आपको इक्विवेलेंट दे रखा है 4 माइक्रोफैराड। तो cx की जगह आप लिख दीजिए c, और cy की जगह लिख दीजिए 4c डिवाइडेड बाय c प्लस ऑफ 4c, एंड दैट इज इक्वल टू कितना? 4। तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4c स्क्वायर अपॉन 5c, ये हो जाएगा 4c बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो c की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड आ गई। और c क्या था? c वाज द कैपेसिटेंस ऑफ x, दैट इज cx की वैल्यू कितनी आ गई? cx मतलब कैपेसिटेंस ऑफ x इज इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो कैपेसिटेंस ऑफ y कितना हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ y हो गया 20 माइक्रोफैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ y कितना हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ y बिकम्स 20 माइक्रोफैराड, ये 5 माइक्रोफैराड, तो ये 20 माइक्रोफैराड। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। कोई इशू? नो सर।
नो सर। नो सर। दूसरा पॉइंट पोटेंशियल आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर एक बात याद रखो, पोटेंशियल की वैल्यू कैसे निकालें। तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होगा। तो मैंने आपको एक चीज सिखाया था, अगर आपको याद हो, कि सीरीज में पोटेंशियल कैपेसिटर्स के अक्रॉस अलग अलग होता है, ठीक है। और वो कैसे लिखा जाता है, तो वो हम लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो, मैंने ये करा रखा है पहले शुरू, मतलब जब मैंने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सिखाया था, तो मैंने आपसे बोला था कि V1 is to V2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1/C1 is to 1/C2, इनवर्स रेशियो। याद आ रहा है। एक मेथड ये है इसको सॉल्व यस करने का। सर, यस सर, यस दूसरा सर। दूसरा एक और मेथड है जो बुक वाला मेथड होता है, बट मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर V1 is to V2 अगर मुझे लिखना है, तो कैपेसिटेंस का रेशियो ले लो। इसका कैपेसिटेंस एक का है 1/5, दूसरे का कितना है 1:20, 1/20 ऐसे लिख देंगे, क्योंकि दूसरे का 20 है। तो V1 is to V2 कितना हो जाएगा। तो V1 is to V2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 20 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 4:1 आ जाएगा। तो V1 की वैल्यू अगर हम लिखें तो 4/5 डिवाइडेड बाय टोटल पोटेंशियल इज 15 वोल्ट। तो 15 दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 सीरीज ऑफ 15, तो ये 12 वोल्ट आ गया। एक का आंसर आपका 12 वोल्ट। V2 की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, V2 कितना होगा 1/5, मुझे लग रहा है मैं अकेला सीख रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1/15, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 वोल्ट। नहीं, 5 3 3 वोल्ट। ठीक है सर ये सर। 15 एलसीएम लिया है। एलसीएम नहीं लिया 15 इज द एक्चुअल वोल्टेज। भाई अगर मान लीजिए कि मैं ओके आपसे सर, कहता ओके हूँ कि सर। आई गिव यू 100 एंड आई वांट यू टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स इन द रेशियो ऑफ x:y, तो तरीका क्या होता है, तरीका होता है रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वैल्यू। यस सर। So we have got the value of voltages, we have got the value of capacitances of capacitors. The last point related to this is energy. इसको नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। डन सर। अब एनर्जी का फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है हम लोगों को। तो एनर्जी के लिए आपको सिंपल सी बात पता है कि जिसमें और बैटरी कनेक्टेड है, तो एनर्जी k टाइम्स हो जाएगी ना। अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड यू आर इंसर्टिंग द स्लैब, तो एनर्जी बिकम्स इक्वल टू k टाइम्स। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके आप स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो, तो एनर्जी बिकम्स 1/k टाइम्स, राइट। अगर मतलब बैटरी कनेक्टेड है और स्लैब इंसर्ट हो, तो एनर्जी k टाइम्स बढ़ती है, और अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है और स्लैब का इंसर्शन हो, तो k टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आप एनर्जी अगर लिखेंगे, तो एनर्जी ऑफ x डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ y अगर यू फिल राइट, तो ये कितना लिखेंगे आप, ये लिखेंगे आप हाफ इंटू सी इंटू, आइदर यू कैन टेक सी इंटू वी का स्क्वायर, और यू कैन सॉल्व इट बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो उसके लिए क्यू अलग निकालना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप इसको ऐसे यूज कर लें, सी एक्स इंटू वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू सी वाई इंटू वी वाई का स्क्वायर, ये करना है आपको। तो यू एक्स अपॉन यू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू एक्स अपॉन यू वाई की वैल्यू हाफ, सी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो कैपेसिटेंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइक्रोफराड, और इसका वोल्टेज कितना है, तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ इंटू इसका कैपेसिटेंस 20 मल्टीप्लाइड बाय वी वाई का स्क्वायर, और वी वाई की वैल्यू कितनी है, तो 3, तो 3 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आ जाए। तो 4:1 आएगा क्या। हाँ जी। यस सर, डन। एक और क्वेश्चन पे आते हैं सर। डन सर। इसको मैं ठीक है, इसको मैं रेज कर रहा हूँ सर। क्वेश्चन सुनिएगा,
क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज द सेम एरिया एज द प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बट हैज a thickness 3d/4 where d is the separation of the plates. How is the capacitance changed when the slab is inserted between the plates? ये सवाल क्या करोगे, छोड़ो, यूजलेस सवाल। ठीक है सर, तो पैरामीटर्स कैसे चेंज हो रहे हैं वो आपको पता है, राइट? आपको पैरामीटर्स का चेंज पता है कि अगर हम कैपेसिटर्स लगा दें तो पैरामीटर कैसे चेंज होता है वो आपको पता है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ कि जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि सर ये कैपेसिटर है और इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब हमने स्लैब को इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है and this capacitor has a capacitance of, initially capacitance is 4 microfarad without slab, without dielectric, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर, ठीक है, कब, जब एयर था और जब आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दिया, तो एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो बताना। करिए सर। सर हो गया ये? सर बस एक एक सेकेंड। मिनट, सर 1:2 आएगा क्या? चलो मुझे भी नहीं पता सर, सीधी सी बात है कि इफ इट्स इनिशियल कैपेसिटेंस, अगर इनिशियल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड, तो इसका जो फाइनल कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा? तो जाहिर सी बात है कि दैट विल बी इक्वल टू 8 माइक्रोफैराड बिकॉज कैपेसिटेंस विल बिकम ट्वाइस। अब यहाँ पर सेल कनेक्टेड नहीं है, यू हैवंट केप्ट द सेल कनेक्टेड। अब सेल कनेक्टेड नहीं है एंड यू आर इंसर्टिंग द स्लैब, सेल कनेक्टेड नहीं है और स्लैब को इंसर्ट कर रहे हो। तो अगर सेल कनेक्टेड नहीं है और स्लैब को इंसर्ट करते हो तो एनर्जी के साथ क्या होता है? एनर्जी बिकम्स इनिशियल डिवाइडेड बाय के। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इनिशियल मैंने चार्ज आपको दिया नहीं है तो आप लोगों ने कैपेसिटेंस निकाला कैसे? इनिशियल वोल्टेज भी आपको नहीं दिया है, कैपेसिटर पे इनिशियल वोल्टेज भी आपको नहीं दिया हुआ है। सर वो तो V ही रहेगा। वेरी गुड। तो चलिए सर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर आपने इंसर्ट किया और बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इनिशियल वोल्टेज अगर V है तो बाद में भी V रहेगा। चलो मैं बताता हूँ, इनिशियल एनर्जी अपॉन फाइनल एनर्जी। अगर आप इनिशियल लिखेंगे हाफ CV², तो फाइनल आप लिखेंगे हाफ इनटू ये जो कैपेसिटेंस हो गया K टाइम्स ऑफ C इनटू ये कितना हो गया, ये हो गया V²/K², ठीक है, V/K हो जाता है, अभी आपने पढ़ा है ना। तो ये कितना हो गया, हाफ CV² डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू CV² डिवाइडेड बाई K, यही तो आएगा। समझ आई बात? तो इनिशियल अपॉन फाइनल विल बी इक्वल टू हाफ CV² से हाफ CV² कैंसिल, K ऊपर चला गया तो K
डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, और k की वैल्यू कितनी है 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 2:1, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, Yes, sir. अगर इसी में बैटरी कनेक्टेड रहता, तो अगर बैटरी कनेक्टेड रहता विद द कैपेसिटर, तो उस केस में कंडीशन अलग होती। बैटरी अगर कनेक्टेड रहता तो वोल्टेज की वैल्यू सेम होती, और वोल्टेज की वैल्यू सेम होती तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते थे। डन? Yes, sir. Done. Yes, sir. ओके, अब देखो इसके लास्ट के दो चीजें जो एज अ टॉपिक अगर देखा जाए, एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ योर एंट्रेंस एंड ऑल, तो आप ये कह सकते हो कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट ये आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इट इज गिवन एज अ क्वेश्चन इन एडिशनल एक्सरसाइज। मतलब ये एज अ क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में आपको गिवन है, एनसीईआरटी में एज अ क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में आपको गिवन है। ठीक है, और वो क्या है, तो वो है सर स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो यहाँ पर वी विल बी ड्राइविंग द रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर एंड ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो लिखिए सर, टॉपिक का नाम डालिए स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या टॉपिक डालेंगे सर? स्फेरिकल कैपेसिटर। अब स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या है, ये दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं आपके, एंड बोथ ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर्स आर कॉन्सेंट्रिक। ये दोनों स्फेरिकल कंडक्टर्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। इस स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो a है, इस स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस b है, और यहाँ पर इसका आपने ग्राउंडिंग कर दी है। ठीक है, इस वाले को आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, लेटर से टोटल पॉजिटिव चार्ज गिवन टू दिस इनर स्फीयर इज q, तो उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा सामने वाले स्फीयर पे, मतलब आउटर स्फीयर पे उतना ही नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना सर? हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। Yes, sir. ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट इज बेसिकली अ कैपेसिटर। अब इस कैपेसिटर का आपको क्या निकालना है, तो दिस अरेंजमेंट इज अ कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का यू हैव टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस। स्फेरिकल कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता था कि दो प्लेट वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। वो दो प्लेट किसी भी शेप के हो सकते थे, वो रेक्टेंगुलर, स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर शेप, या वो डिस्क के शेप का, किसी भी शेप का वो हो सकता है। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब दो स्फेरिकल बॉल्स हैं, आप ऐसा समझिए, और एक इनर स्फीयर है और एक आउटर, उसके बाहर एक स्फीयर है, दोनों कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, तो इट विल फॉर्म अ कैपेसिटर, तो इस केस में हम इसको स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। इसी तरह से अगर मान लो कि इफ वी वुड हैव द टू कंडक्टर्स ऑफ सिलिंड्रिकल शेप प्लेस्ड कोएक्सियली, तो उस केस में जो कैपेसिटर फॉर्म होता है दैट वुड हैव बीन कॉल्ड एज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इसी तरह से इसमें हम बात करें तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, और इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो आप सबको मालूम है कि कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस। सीधा सीधा सा मतलब है कि चार्ज डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज का क्या मतलब है, चार्ज का मतलब है, चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट, चार्ज का मतलब है चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज ऑफ इट्स पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड एज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का डिफरेंस। अब ये कैसे निकालोगे पोटेंशियल डिफरेंस? चार्ज तो आपको पता है कि चार्ज तो ये हो गया सर, दिस इज द चार्ज विच विल बी द चार्ज ऑफ द इनर स्फीयर। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप क्या करिए कि इस वाले का पोटेंशियल निकाल लीजिए और इस वाले का पोटेंशियल निकाल लीजिए, और दोनों पोटेंशियल का आप डिफरेंस ले लीजिए, दोनों पोटेंशियल कैलकुलेट करिए और दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। कैसे लीजिएगा? तो इस वाले इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल विल बी बिकॉज ऑफ व्हाट, इनर स्फीयर पे जो पोटेंशियल होगा वो अपना तो होगा ही होगा, साथ साथ वो बाहर वाले का भी होगा। देखो मैं लिख रहा हूं, पता नहीं Yes, आपको sir. समझ में आ रहा है या नहीं। इस पे अगर हम पोटेंशियल देखें, देखिए एक्चुअली में इस बात को समझिए कि इस वाले पे जो पोटेंशियल है VA दैट कैन बी रिटन एज इक्वल टू, अगर आपको पुरानी चीजें याद है तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? ऐसा Yes, आपने sir. पोटेंशियल में किया था कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं तो अंदर वाले का पोटेंशियल फिर बीच वाले का, याद करिए वहां निकाला था मैंने, लिखा था। अच्छा, बाहर वाले का Yes, sir. पोटेंशियल अगर मैं देखूं, इस वाले का पोटेंशियल, इस वाले का, तो इस वाले का पोटेंशियल इज जीरो,
अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई व्हाई आर यू राइटिंग दिस पोटेंशियल टू बी जीरो ऑफ बाहर वाला, तो बाहर वाले का पोटेंशियल इसलिए जीरो बिकॉज इट इज ग्राउंडेड। पता नहीं हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस ऑफ वी बी, दैट इज नथिंग बट क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन ए माइनस ऑफ 1 अपॉन बी। तो अब इससे कैपेसिटेंस निकाल लीजिए, कैपेसिटेंस बराबर क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा b माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय ए बी। क्यू से 4 pi epsilon naught AB divided by B minus A. This is the capacitance of a spherical capacitor. ये capacitance है सर। समझ गए? Sir, did you understand the formula? Please respond. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. तो नोट कर लीजिए बच्चों। देखो एज सच इस पे क्वेश्चन पूछे जाएं ये बहुत कम चांसेस हैं, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस डायरेक्टली। जो मेन आपका सिलेबस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, एंट्रेंस से लेके आपका 12th तक। बट फॉर द सेफ साइड, बिकॉज इट इज गिवन एज अ क्वेश्चन इन एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, याद रह जाए रिजल्ट तो और अच्छा है। अगर इफ यू कैन रिमेंबर द कैपेसिटेंसेस फॉर स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल, तो दैट इज वेल एंड गुड। तो आप कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रट लीजिए, याद कर लीजिए, वो एक अलग बात है, डेरिवेशन समझ लीजिए। ठीक है, बट हाँ इस पे न्यूमेरिकल पूछे, इस फॉर्मूले पे ज्यादा चांसेस नहीं है न्यूमेरिकल पूछे जाने के। हाँ बट कैपेसिटेंस पूछा जा सकता है कि भाई स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके बताओ या ड्राइव करके बताओ, तो कम से कम रिजल्ट पता होना चाहिए। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। Done, sir. Okay, तो last topic of this chapter and that last topic is cylindrical capacitor. टॉपिक डालिए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अभी जैसे मैंने आपसे बोला था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का क्या मतलब होगा कि दो एक्सियल कोएक्सियल सिलेंडर्स होंगे, ये आपका ये ऐसे सिलेंडर्स, यहाँ पर एक ये इनर सिलेंडर, ये दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं, दो सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स हैं एंड दोनों कोएक्सियल है, ये दोनों कोएक्सियल है। इस वाले का जो रेडियस है, इस वाले का जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी ए, इस वाले का जो रेडियस है लेट दैट रेडियस बी बी। एंड रिमेंबर दीज आर इनफिनिटली लॉन्ग सिलेंडर्स, जिसका मैं एक पोर्शन ले रहा हूं जिसकी लेंथ एल है। ठीक है, ये इनफिनिटली लॉन्ग माना जाता है बेसिकली। इसकी एल लेंथ का हम कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, बट याद रखना कि दीज आर इनफिनिटली लॉन्ग सिलेंडर्स, मतलब ये ऐसे ये इन्फिनिटी तक को एक्सटेंड कर रहा है, जिसका हमने सिर्फ एल लेंथ कंसीडर करना है यहाँ पर, बिकॉज इन्फिनिटी तक का लिखेंगे तो इन्फिनिटी तक का कैपेसिटेंस विल बिकम इनफाइनाइट, तो हमें कोई उससे कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो इसलिए इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंडर हमें इमेजिन करना है, बट उसका कितना लेंथ वी आर कंसीडरिंग दैट द लेंथ इज एल। और इस पे चार्ज की डेंसिटी मान लीजिए कि द चार्ज डेंसिटी ऑन द सिलेंडर इज लैम्डा कूलम पर मीटर। यहां तक बात समझ में आई है तो बताओ, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां तक क्लैरिटी है? इट इज फॉर्मिंग अ कैपेसिटर। अब यहां पर भी हमें कैपेसिटेंस निकालने के लिए दो चीजें चाहिए सर। दो चीजें क्या सर? एक चार्ज चाहिए। चार्ज तो सर कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, चार्ज तो हम डायरेक्टली लैम्डा एल लिख सकते हैं। अब उन बच्चों को ये समझ आ गया होगा जिनको पता है लैम्डा का क्या मतलब है। लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर आपको लैम्डा गिवन है तो चार्ज को आप क्या लिख सकते हैं? लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल। टेल मी यस और नो? यस सर। सबको क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। यस सर। Yes, sir. Clear. ठीक है, तो Q इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय एल। अब दूसरा पॉइंट ये कि आई वांट द पोटेंशियल डिफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सबसे बड़ा इशू क्या है? तो सबसे बड़ा इशू ये कि हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता या डायरेक्टली पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता। देखो लास्ट वाले केस में, स्फीयर के केस में,
आप पोटेंशियल का फॉर्मूला इसलिए डायरेक्टली लगा पाए थे, अप्लाई कर पाए थे, क्योंकि आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है स्फीयर के लिए, दैट इज q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इट्स रेडियस, ठीक है, तो इसलिए आपने डायरेक्टली लगा लिया था। बट सिलेंडर का आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसलिए आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते। तो अब क्या करें सर, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर वी विल बी यूजिंग दिस कंडीशन, दिस रिलेशन के डेल्टा V इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय dr। बट इसको भी यूज करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखना, इसके डेरिवेशन में बातों को समझना कायदे से। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यूजिंग द गॉसेस लॉ। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ जाएगी तो हम यूज करेंगे VI माइनस ऑफ VF इज इक्वल टू E dr वाला फॉर्मूला, उससे हम पोटेंशियल निकालेंगे, और जब वो आ जाएगा तब कैपेसिटेंस निकलेगा। अब देखो, हम गॉसेस लॉ लगा के यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। देखिए, ये हम एक गॉसियन सिलेंडर अज्यूम कर रहे हैं। लेट अस से दिस इज अ गॉसियन सिलेंडर। ये आपका एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस का मान लीजिए कि रेडियस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बेटा। कोई मुझे बता सकता है इस ऊपर वाले और नीचे वाले ये जो सर्कुलर पार्ट्स हैं, इसका फ्लक्स कितना होगा? किसी को याद है? इसका अगर एरिया वेक्टर लोगे, हाँ, इसका एरिया वेक्टर लोगे तो ऊपर आएगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा, इस वाले का एरिया वेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले का फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉर्मल ऑफ परपेंडिकुलर, सिर्फ फ्लक्स आएगा कर्व्ड सरफेस का। तो मैं डायरेक्टली लिखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली लिख दूं? यस सर, देखो, यस सर, फ्लक्स होता है E मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कौन सा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय l इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा l डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, l से l कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो यहां से पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस VI माइनस ऑफ VF विल बी इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r dr। कहां से कहां तक? इनर का जो रेडियस है वो a है, और आउटर का जो रेडियस है दैट इज b। इनर सिलेंडर के रेडियस से लेकर आउटर सिलेंडर तक का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अगर आप देखें तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये होता है ln ऑफ r फ्रॉम a से b। इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी सर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी इक्वल टू ln ऑफ b बाय a। मुझे ये बताओ कि यहां तक पल्ले पड़ा है या नहीं? यस सर। सबको? सबका नाम लेता हूं तो सब चुप हो जाता है। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस सर, यस सर। तो यहां तक नोट कर लीजिए, और चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर फॉर कैपेसिटेंस। नोट कर लिया सर आप लोगों ने? यस सर, डन। देन तो जस्ट इसको दोनों को डिवाइड करके देख लो आंसर क्या आ रहा है। लैम्डा विल कैंसिल आउट बाय लैम्डा, तो आपको जो कैपेसिटेंस आ रहा होगा वो आ रहा होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइडेड बाय ln ऑफ b बाय a। ये आ रहा होगा कुछ? यस सर, यही आ रहा है। l लेंथ का ही आ रहा होगा। बट हमारी जो सिलेंड्रिकल प्लेट्स होती हैं वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है, तो इसलिए इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कैपेसिटेंस ऑफ l लेंथ, हम यहाँ पर कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं। तो l को उधर ले जाओ, तो इसका जो रिजल्ट आप देखोगे लिखा हुआ दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln ऑफ b बाय a। दिस इज द रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। अगर आपको सिलिंड्रिकल कैपेसिटर गिवन है तो उसका कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाय a। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर।
Yes, sir. So here your chapter capacitor is over, and we in the next class we'll start a new chapter which is current electricity. तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो आज नहीं स्टार्ट कर रहे, भले 5-6 मिनट बचा है, बट फिर भी अभी ये स्टार्ट नहीं करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में ये स्टार्ट करेंगे. तो आज इतना ही रहने दीजिए. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑन मंडे. ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. ओके.